नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना से जंग की और राजनीतिक लड़ाई की। आप कहेंगे क्या कोरोना पर जो राजनीतिक लड़ाई हो रही है उस पर चर्चा की जा रही है कि नहीं? ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। ये दो लड़ाइयों की मैं बात कर रहा हूं। एक तरफ हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री 7वीं बार देश को संबोधित किया है। इस साल में 6 बजे उन्होंने 12 मिनट देश को संबोधित किया और बताया कि देखिए, लॉकडाउन हटा है, कोरोना नहीं हटा है। जब तक दवाई नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और क्यों कह रहे थे प्रधानमंत्री ऐसा? इसकी वजह यह है कि संक्रमण का आंकड़ा 76 लाख पहुंच चुका है। हालांकि रोजाना के केसेस में अब एक डिप आ रहा है। कहां लाख तक वो आंकड़ा छू रहा था, अब 45,490 केस कल सामने आए हैं। जो एक्टिव केसेस हैं, जो लोग ठीक हो गए, 67,30,000। तो एक्टिव केसेस 8 साढ़े 8 लाख के करीब हैं। 10 लाख से भी वो नीचे आ गए हैं। पर यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा भी है और हमें ध्यान रखना होगा। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। केरल में कोरोना पर जंग की सबसे बड़ी सफलता मिली थी। मॉडल स्टेट, एक आदर्श राज्य के रूप में देखा जा रहा था केरल को, और वहां ओणम के दौरान सब कुछ खोल दिया गया और यकायक तादाद उछली कोरोना संक्रमण की। तो अब फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सभी को आगाह किया कि देखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपके माता पिता हैं, उनका ख्याल रखिए। बेपरवाह हो रहे हैं लोग। देश ने 10 करोड़ टेस्टिंग कर दी, 90,000 से ज्यादा अभी बेड्स अवेलेबल हैं। मृत्यु दर दुनिया में हमारी सबसे कम है। अमेरिका में 10 लाख में 25,000 मौतें हो रही हैं। ये तमाम आंकड़े गिनवाए प्रधानमंत्री ने, लेकिन कहा कि एहतियात बरतिए। और एहतियात बरतने में उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेपरवाह हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, न्यू नॉर्मल हो गया है, बाजार में ऐसे ही बाहर खुले में घूम रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात यह बताना भूल गए कि सिर्फ लोग बेपरवाह नहीं हुए हैं। अब मैं सिक्के के दूसरे पहलू की बात करने वाला हूं। सिर्फ लोग बेपरवाह नहीं हुए हैं प्रधानमंत्री जी, हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था, हमारे मंत्री, हमारे कर्ता धर्ता, जिनमें आप भी हैं, वो भी बेपरवाह होते दिख रहे हैं। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? अब मैं राजनीतिक लड़ाई की बात करता हूं। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। खास एहतियात के कुछ नियम, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस बार इजाद किए चुनाव आयोग ने। डोर टू डोर कैंपेनिंग में 5 लोग जाएंगे। गाड़ियों के काफिले में दूरी बनाए रखनी होगी। अगर रैली होती भी है तो रैलियों में आप ये तस्वीरें देखिए, यहां पर ये किसी भी राजनीतिक दल की हो सकती हैं। यह आलम है बिहार का। नहीं, 6 गज की दूरी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री तो 2 गज की दूरी की बात कर रहे हैं। रैलियों में 6 गज की दूरी रखने के निर्देश जारी किए हैं चुनाव आयोग ने, लेकिन रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को संयम बरतने के लिए, एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद वो 3 दिन बाद से 23 अक्टूबर से दर्जन भर 12 रैलियां करने वाले हैं। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में रैली, 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली, 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में रैली, और 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में रैली। और प्रधानमंत्री की बात नहीं है, तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो होंगे प्रधानमंत्री के साथ। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। जेपी नड्डा रैली कर रहे हैं। तो हम एक जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। दवाई आई नहीं तो हम ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? राजनीति चलती रहे। और सिर्फ बिहार में चुनाव नहीं हो रहे हैं, 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी, वहां पर भी भीड़ का यही आलम है। तो पूरा देश संयम बरते, पर राजनीति चलती रहे। इस बात में क्या आपको विरोधाभास नहीं लगता? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसे सुनिए। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है।
जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी मंत्र से कोरोना को हराएगा हिंदुस्तान? और 2 गज की दूरी, लेकिन राजनीति है मजबूरी। राजनीतिक जमात अपना नफा नुकसान, अरे सत्ता 5 साल में एक बार बटन दबाया जाता है, वो मौका हम हाथ से कैसे जाने दे? भीड़ आती है तो आए। क्या ये एक कड़वी हकीकत है इस देश की जो कोरोना से जूझ रहा है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, मेरे साथ 2 एक्सपर्ट्स, 2 डॉक्टर्स, जाने माने डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के, और डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश का बड़ा जिक्र किया गया है। अमेरिका में 10 लाख में 25,000 लोगों की मौत हो रही है, हमारे यहां 10 लाख में सिर्फ 83 लोगों की मौत हुई। तो मैं उस बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। और 2 राजनीतिक विश्लेषक, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैं सीधा राजनीतिक पहलू पर आ रहा हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया, लापरवाह बेपरवाह होने की बात कही कि लोग लापरवाह बेपरवाह हो रहे हैं, पर राजनीतिक जमात क्या कर रही है? आप संदेश क्या दे रहे हैं आम जनता को, देशवासियों को? आप राजनीति करेंगे, चुनावी रैलियां करेंगे, वहां पर भीड़ उमड़ेगी, वहां कोई देह दूरी नहीं होगी, वहां कोरोना का खतरा नहीं, बाकी कोरोना का खतरा है। नहीं, खतरा तो सब जगह है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आज जो संदेश देने का शायद टाइमली ये किया है, वो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है कि यह बात जो खतरे के, जो कोरोना के खतरे हैं, उससे लोग प्रिकॉशन को छोड़ें ना। जो कोरोना की हमारी लड़ाई है, इसको 2 लेवल पे लड़ना है। एक तो अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी खोलना है, नॉर्मल लाइफ की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन प्रिकॉशंस को लेके चलना। तो जो 3 बात पे प्रधानमंत्री जी बार बार जोर देते हैं, भारत सरकार जोर देती है, प्रदेश सरकारें भी जोर दे रही हैं कि फेस पे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और हाथ को धोते रहें। ये खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक जमात खुद क्यों नहीं कर रही? सारी जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी गई कि देखिए जी, लॉकडाउन हटा दिया, कोरोना गया नहीं है, आप देह दूरी बनाइए। आप ये देखिए तस्वीरें, ये अलग अलग राजनीतिक दलों की। बिहार में ऐसी क्या मजबूरी है? आप वर्चुअल रैली कर लीजिए, आपको रियल रैली करने की क्या जरूरत है? संदेश क्या दे रही है राजनीतिक जमात? और ये सिर्फ बीजेपी या जेडीयू की बात नहीं है, आरजेडी कांग्रेस भी यही काम कर रही है। नहीं, तो यही तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है आज समय की, आज की डेट में, समाज में, देश में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है। इतना बड़ा संघर्ष होता है सत्ता के लिए
उसका प्रतिफल है कि यह चीज केवल इसी में नहीं ना, आप इस संघर्ष को थोड़े दिन के लिए रोक नहीं सकते थे। मतलब है कि आप जान पे नहीं, एक मिनट में राहुल, बीच में नहीं, सबको मौका दूंगा। अभी मैं गोपाल बाबू से बात कर रहा हूं। आपने खुद ही संदीप जी केरला की बात करी। ओणम के कारण रिलैक्सेशन वहां पे लोगों ने कोताही बरती। तो चाहे इलेक्शन हो, चाहे धार्मिक कोई आयोजन है, अगर मैं ये कहूं रैलियां होंगी, रैलियों में बंदरों की तरह वहां भीड़ जुट जाती है, कोई खंभों पे चढ़ जाता है, कोई पेड़ पर लटक जाता है, ये होगा ना? ये सबको आप जानते हुए कि दूध में मक्खी है पर दूध पीना है। बार में, मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में भी ये हाल है। तो यह सभी जगह का एक तरीके से डिटीरियोरेशन लोग सोच रहे हैं। काफी दिन से, वैसे भी 25 मार्च से अब इतने 6 महीने से ऊपर हो गए, थोड़ा सा बेचैनी भी लोगों के अंदर है। और सरकार भी चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉर्मल लाइफ को, लोगों को जीने का तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए ना। पर आप संदेश क्या दे रहे हैं? मैं राजनीतिक जमात, देश के कर्ता धर्ता आप लोग हैं ना। अलग अलग राज्यों में आप ही लोगों की, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, विपक्षी खेमा हो, आपके सहयोगी हो, आप ही चलाते हैं ना सरकारों को। नहीं तो जनता के हिसाब से अवेयरनेस के लिए ही तो प्रधानमंत्री ने आज ये संदेश दिया, नहीं तो इस संदेश की जरूरत क्या थी? ऐसे तो सबको पता है। संदेश भी दिया जा रहा है, रैलियां भी होंगी, वहां पर देह दूरी की धज्जियां उड़ेंगी, ये तो मतलब ये चलेगा। एक्टिविटीज होंगी। नहीं, सारी एक्टिविटीज को करना है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ करना है। एक्टिविटीज को पूरी तरह से, अब लॉकडाउन तो हट गया है ना, लॉकडाउन थोड़ी रह गया। तो लॉकडाउन का गाइडलाइन जो अनलॉक 5 आया है, उसके अनुसार सारी एक्टिविटी खोलनी है। सिनेमा घर भी खोलने हैं, मार्केट भी खोलना है, इंडस्ट्रियल यूनिट भी खोलनी है, और रैलियां भी करनी है। प्रधानमंत्री को दर्जन भर रैलियां करनी है, जरूरी है। वर्चुअल काम नहीं हो सकता या चुनाव नहीं टल सकता। प्रिकॉशन के साथ हो, मतलब खतरा नहीं होगा। बिहार में संक्रमण का खतरा, आपने ओणम का खुद जिक्र किया, मैंने भी ओपनिंग कमेंट्स में कहा, ये ओणम रिविजिट तो नहीं हो जाएगा बिहार में? हम बिहार की जनता को उनके जज्बे के साथ, मेले के नाम पर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसके नाम पर उनकी जान पर खतरा डाल रहे हैं क्या? नहीं, लोगों को भी समझना पड़ेगा। ये तो मास मूवमेंट ही हो सकता है। कोरोना की लड़ाई जो है, प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताया। 90 लाख बेड्स हैं, 12,000 अस्पताल है कोविड के, 2,000 टेस्टिंग लैब हैं, और हमारी मृत्यु दर कम है। हमारी 9-9.5 करोड़ लोग वोट डालने वाले हैं बिहार में। और गोपाल बाबू, एक मिनट, प्रोफेसर तो गौरव वल्लभ, मतलब राजनीतिक जमात, आप हाथी की तरह हैं क्या? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हमें संदेश कुछ और देते हैं आप, और खुद कुछ और करते हैं। संदीप जी, मैं अपनी बात की शुरुआत कबीरदास जी के एक दोहे से करना चाहूंगा। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरैया मन, कही कबीर चेतिया नहीं, आजू सा पहला दिन। आपको याद होगा संदीप जी, 19 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम कोरोना के संदर्भ में पहला संदेश दिया, आज 7वां संदेश दिया। अगर आप उस संदेश को और आज के संदेश को देखेंगे तो सिवाय प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी के कुछ नहीं बदला। उसमें भी वो वही कह रहे थे कि आपको ध्यान रखना है, आपको मास्क पहनना है, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है, 2 गज की दूरी रखनी है। आज 7 महीने हो गए, मतलब 7 महीने में 0 सन्नाटा है। जो हमने लॉकडाउन किया, जो हमने तैयारियां की, उससे कुछ तो नहीं। आप क्या कर रहे हैं गौरव वल्लभ? तेजस्वी यादव की रैलियों की भी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। आप तो कहते थे चुनाव मत कराओ, अब चुनाव पर आ गई क्योंकि सत्ता हासिल करनी है। वो देह दूरी, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में 5 आदमी जाना, सब स्वाहा। यही किसान आंदोलन में 500 ट्रैक्टरों की भीड़ लेकर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए दिख रहे थे। ट्रैक्टर चलाने से मानो किसान बन जाएंगे। ये तो आप लोग कर रहे हैं ना। संदीप जी, चुनाव का निर्णय सरकार ने लिया। ये निर्णय हम तो कह रहे थे कि अभी बहुत बड़ा आपदा काल है, इस आपदा काल में नहीं होने चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया, सरकार ने लिया। दूसरी बात संदीप जी, मैं आपको बड़े शालीनता से बोलना चाहता हूं। अच्छा नहीं लगता ये बोलते हुए कि प्रधानमंत्री जी गलत बोलते हैं। मैं आपको फैटेलिटी रेट के बारे में बताना चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने मृत्यु दर की बात करी कोविड में, प्रति 1 मिलियन भारत की फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया,
थाईलैंड से लगभग 10 गुना ज्यादा है। भारत की प्रति मिलियन 83 लोग की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, जबकि मलेशिया में 6 है, थाईलैंड में 0.8 है। तो प्रधानमंत्री जी किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं तो अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे हैं। 10 लाख में वहां 25,000 मौत हुई, हमारे यहाँ 83 मौत हुई। क्यों नहीं बताएंगे इस बारे में? जी मैं बता देता हूं। अमेरिका से भी करना है, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके सारे जागरूक दर्शकों को, कि अमेरिका में प्रति मिलियन भारत से लगभग 7 गुना टेस्टिंग हुई है। और अमेरिका के प्रधानमंत्री ने मंच पे खड़े होकर बोला, हालांकि वो बात मुझे मंजूर नहीं है, पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला कि भारत का जो डाटा है कोरोना का वो झूठा है, गलत है। हमारी सरकार की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। हालांकि मैं बोलता हूं कि वो झूठे हैं, हमारी सरकार सच होगी, पर प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला। चौथी और अंतिम बात बोलूंगा और फिर आपके दूसरे सवालों को लूंगा। आपने कहा ब्राजील और अमेरिका से क्यों नहीं हम कंपैरिजन करें? करिए, बिल्कुल करिए। तो आपको IMF के अनुसार हमने जो स्टिमुलस, जो सहायता दी है, वो 2% ऑफ GDP दी है। IMF का आंकड़ा है, जबकि ब्राजील ने दी है 12% और अमेरिका ने दी है 11% ऑफ GDP। जब आप उनका फिस्कल स्टिमुलस कंपेयर नहीं करोगे, फिस्कल स्टिमुलस कंपेयर करोगे नहीं, देखिए जो यहाँ पर 1 लाख रोजाना आंकड़े जा रहे थे वो 45,490 पर आते हैं, और ये आंकड़ा मतलब जुलाई के बाद सबसे कम आंकड़ा होता है। तो ये अपने आप में एक उत्साहवर्धक खबर है, इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। संदीप जी, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, पर क्या हम ये इग्नोर कर दें जब हमारे देश के बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि आने वाली सर्दियों में भयंकर कोरोना की आपदा आने वाली है? क्या उन डॉक्टरों की बात को इग्नोर कर दें? तो डॉक्टरों से पूछता हूं ना, डॉक्टरों से पूछता हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप बीच में इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे। ये मतलब हम कोरोना से लड़ रहे हैं पर राजनीतिक लड़ाई भी जारी रहेगी, मतलब ये अजीबोगरीब बात नहीं है क्या? हम ओपन इनविटेशन दे रहे हैं क्या? क्या ये चुनावी रैलियां कोरोना प्रूफ होती हैं कि ये वायरस रैलियों को देखकर भाग जाएगा? संदीप जी, 3 चीजें समझना जरूरी है। वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ वॉर, बट वी आर इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल वोटिंग एंड इलेक्शन। इसका मतलब यह है करनी और कथनी। और आप साइंटिफिक डेटा देखिए, अमेरिका में सेकेंड वेव बढ़ती जा रही है, यूरोप में सेकेंड वेव बढ़ती जा रही है। ICMR ने पिछले महीने कहा कि आने वाली विगत सर्दियों में मोर्टेलिटी बढ़ने का डर रहेगा। और चौथी चीज, सारे लोग थक गए पर डॉक्टर नहीं थके। प्राइम मिनिस्टर जी हमारे बोलते हैं हमारे पास 10,000 बेड खाली है। अरे बेड खाली है सर, डॉक्टर और नर्सेज जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कोरोना के लिए, वो कहां गए? आपका मिनिस्टर कहता है पार्लियामेंट में कि हमें नहीं पता कि कितने डॉक्टर मर गए। इस डॉक्टर की जो बेचारा फ्रंट लाइन पे है उसे कोई चिंता नहीं है। आप अपनी रैली कर सकते हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए। दोनों पार्टीज अपनी अपनी रैली कर सकती हैं। अपनी करनी और कथनी देखिए। ये बोलते हैं सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे हैं, जाते सारे प्राइवेट अस्पतालों में। वो आप किसी भी टॉप नाम को ले लीजिए। ये कहते हैं रैली में आप दूरी बना के रखिए। कौन से नेता ने पिछली एक भी रैली में उन्होंने खड़े होकर बोला कि आप सब दूर दूर होकर खड़े हुई है? क्या इनका कर्तव्य नहीं था? देखिए, हमारे को बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। 10,000 बेड, डॉक्टर, वो कहां गए? थाली वाली जितने भी दिए थे, जितने भी फूल थे, वो डॉक्टरों की मृत्यु पे कहां गए? सैलरी नहीं मिल रही हिंदू में। और किसी ने देखा है कि किस प्रकार की बिहार में आपने आपदा देखिए कि किस प्रकार के हेल्थ केयर सिस्टम है वहां पे। उनको कोरोना से कौन दिखाएगा? जब मर जाएंगे तो डीसी और डॉक्टर पे बात पहुंचेगी आगे कि डॉक्टरों की गलती है। नहीं, ये बहुत आसान काम है। डॉक्टर राहुल भार्गव, एक सेकंड, आप एज ए डॉक्टर ये दर्शकों को भी समझाइए। देखिए, हमें बताया गया और मैंने इस पर कार्यक्रम भी किए, आप भी उसमें शामिल थे, कि सर्दियां आने वाली हैं, संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा क्योंकि जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार ये बढ़ते हैं। कोरोना में ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं। डॉक्टर VK पॉल ने बताया, नीति आयोग के, कि दिल्ली में जहां काबू में लग रही है स्थिति, 3,000 केसेस रोजाना अब आ रहे हैं, उससे भी नीचे आ गया आंकड़ा, ये 15,000 तक जा सकता है। तो अब एक तरफ फेस्टिवल्स, ऊपर से ये चुनाव, बिहार में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी 28 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं क्या हम कोरोना? एग्जैक्टली। किसी भी रैली में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात हुई। साइंस, संदीप जी, हमारे देश में साइंस का जितना अंधकार चीजों से चलती है और निरादर होता उतना किसी में नहीं होता। एक भी नेता ने अभी तक ये नहीं बोला कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाइए। अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया, हमें मालूम है दिल्ली में केसेस पिछली बार भी गिरे थे और अचानक से फिर बढ़ने लगे।
सब ये कह रहे हैं कि सेकंड वेव पहली वेव से खराब है, यूरोप का डेटा दिख रहा है, ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी है, बट क्या एक भी नेता अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहा है कि मास्क पहन के रखो? आपने, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, चलिए आप रैली करिए, क्या आपने बोला मास्क पहनिए? सबसे पहला प्रधानमंत्री जी बोल गए आज कि आप करिए, क्योंकि उनको अपना कर्तव्य निभाना था, पर किसी रैली में प्रधानमंत्री जी ये बोलेंगे कि सब मास्क पहनिए पहले? ये कहां का अंधकार है? ये जिस प्रकार से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, केरला में ओनम से बढ़ गया, तो आप पिछली बार लड़ रहे थे, आप कह रहे थे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग इस बात पर लड़ रहे थे कि मंदिर क्यों नहीं खुल रहे, चर्च क्यों नहीं खुल रहे, गुरुद्वारे क्यों नहीं खुल रहे। आप सब चीजें खोलने में तैयार हैं, उस समय आप वहां राजनीति करते हैं कि गुरुद्वारे वगैरह क्यों नहीं खुल रहे, और यहाँ पे आप अपने लोगों को नहीं बोलते कि मास्क पहनिए। नहीं, उसके अंदर एक और पॉइंट भी है। देखिए, रैलियों का और नॉर्मल सामान्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना डॉक्टर धीरज कौल, उनमें एक फर्क है कि कोई फैक्ट्री खोल रही है, अपने कामकाज शुरू करती है, या कोई ऑफिस खुल रहा है, वहां पर देह दूरी आप मेंटेन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, वहां पर हाथ को सैनिटाइज करने की मशीनें लगाई जा सकती हैं, सैनिटाइजर मशीन जिनके थ्रू आप वॉक करिए वो की जा सकती हैं। चुनावी रैलियों में तो खुला खेल फर्रुखाबादी होता है। गलत कह रहा हूं मैं डॉक्टर धीरज कौल? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप बिल्कुल सही बात एड्रेस कर रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है डॉक्टर धीरज। हाँ, बिल्कुल सही आवाज एड्रेस कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, बट ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी इज फॉर अ लाइव ह्यूमन बीइंग। लोग जो मॉर्ग में हो जाएंगे, आईसीयू में हो जाएंगे, उनके लिए राइट ऑफ वोट एंड राइट ऑफ इलेक्शन का मायने नहीं रखता। सो आई थिंक द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजंस। और कोरोना जैसी पेंडेमिक के अंदर इतनी भीड़ जो आप टीवी में दिखा रहे हैं, दिस इज सुसाइडल, एंड दिस शोज लाइक डॉक्टर भार्गव वाज सेइंग द स्टेट ऑफ साइंस। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज अ मैंडेटरी थिंग इन द विंटर टाइम। और डॉक्टर धीरज थोड़ा हिंदी में, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी ही समझते हैं। जरूर। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक बहुत जरूरी वैक्सीन है। हम यहाँ पे फ्लू की वैक्सीन देते हैं, उसके स्ट्रेन्स भी चेंज होते हैं। बहुत जरूरी है जानना कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्ट हुआ, आपके लंग्स के अंदर डैमेज होगा और कोरोना वायरस और घातक बन जाएगा। अभी वैक्सीन के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, जिसमें मैं भी कुछ हद तक इन्वॉल्व हूं, मैं अपडेट कर सकता हूं। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक है देखना कि इतने लोग रैली के अंदर जमा हैं। मुझे लगता है इसको साइंटिफिकली डेमोक्रेटिक आप राइट्स थोड़ा को एक यूज करते हुए इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दीजिए डॉक्टर धीरज। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए 10 लाख लोग संक्रमित होते हैं, अगर अमेरिका में 25,000 की मौत हुई, हमारे यहाँ आंकड़ा 83 का है। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि सेकेंड वेव शुरू हो गई है, यूएस में भी, यूरोप में भी, मैड्रिड में तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। ये खबरें भी आ रही हैं। एक आम आदमी को, एक आम भारतीय दर्शकों को इस बारे में समझाइए। तो देखिए, आपका पहला सवाल मैं पिक करता हूं, जो कि आपने बोला मोर्टेलिटी रेट 10 लाख के अंदर। सो मोर्टेलिटी रेट 10 लाख के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है रिपोर्टिंग की ट्रांसपेरेंसी, एज इन क्या आप सही आंकड़े रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको मॉनिटर किया जा रहा है, क्या लोग जो कोरोना से मर रहे हैं, मैं भारत में देख रहा हूं, अगर स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, उसे कोरोना लिस्ट नहीं करते, जो कि एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि क्लॉट्स बनते हैं। रीनल फेलियर से, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, तो कई लोग डायलिसिस पे जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से लोग मर रहे हैं, उसको भी कोरोना में लेवल करना जरूरी है, अदरवाइज आपके नंबर्स आर्टिफिशियली लो रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन 50% से ज्यादा लोग 30 साल से उम्र के कम है। यूएस के अंदर अधिकांश से ज्यादा पॉपुलेशन 55 से ऊपर है। तो आप एक यंग लोगों को ओल्ड लोगों के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, वो एक आर्टिफिशियली तो मतलब हमें आंकड़ों के खेल में नहीं घुसना है। ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, ये खतरा और बढ़ सकता है, और ये चुनावी रैलियों में जो खुला खेल होगा ये और ज्यादा खतरा पैदा करेगा देश भर में। बिल्कुल, जैसे आपने बताया, सेकंड वेव एक बहुत रियल फिनोमिना है। अमेरिका के अंदर हम लोग सब के सब इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ्लू का सीजन आएगा, लोग बीमार होंगे, ऑन टॉप ऑफ दैट कोरोना आएगा और फैलेगा। और कहीं हद तक अमेरिका में भी देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स लोग उतना स्ट्रिक्टली अब फॉलो नहीं कर रहे। तो हमें इससे बहुत डर है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम सारे आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो है वो है हॉस्पिटलाइजेशन आपकी कितनी हुई है, और उस हॉस्पिटलाइज्ड नंबर के अंदर से कितने लोग आईसीयू पहुंच गए हैं, और जो एब्सोल्यूट डाटा है। आशुतोष, अब मैं फिर से राजनीतिक पहलू पर आता हूं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, या हमारी रुचि, दिलचस्पी
ज्यादा राजनीतिक लड़ाई में है, उसमें किसका नफा किसका नुकसान। राजनीतिक लड़ाई चलती रहनी चाहिए, चुनाव जरूर होंगे। अभी संसद का सत्र हुआ, उसको कर्टेल कर दिया गया क्योंकि 30 से ज्यादा लोग वहां पर, मंत्रियों समेत और स्टाफ को भी इंक्लूड कर लो, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संसद का सत्र कर्टेल कर दिया जाता है, चुनावी राजनीति नहीं रुकेगी। देखिए संदीप, आपने बहुत अच्छी बात की, संसद का जिक्र किया, लेकिन आप दर्शकों को यह भी बताने की बड़ी जरूरत है कि दरअसल संसद इतनी देर से क्यों की गई। उसका कारण यह दिया गया कि कोरोना का समय है, इसलिए आप संसद की बैठक नहीं बुला सकते। न केवल संसद की बैठक नहीं बुला सकते, बल्कि संसदीय समिति की भी बैठक नहीं बुला सकते, जिसमें कि बहुत कम लोगों की जरूरत है और वर्चुअल माध्यम से बड़े आराम से हो सकता था। तो एक चीज बहुत साफ सुथरी है कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की जवाबदेही तय करना। जवाबदेही किसकी? जो सत्ता के अंदर है, जो राजनीतिक दलों के अंदर है। लेकिन इस देश के अंदर उल्टा है, जो राजनीतिक दल पे है, जो सत्ता में, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन जो क्यों चुपचाप बैठा हुआ है, जो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बनाई है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जिन जिन नेताओं की रैलियों में ये कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, उन नेताओं को अगर ये सामने है तस्वीरें, चुनाव आयोग देख नहीं सकता? चुनाव आयोग के पास ये तस्वीरें नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी यादव की सभा के अंदर अगर जो ये रैलियां हैं, अगर उसमें गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है, नीतीश कुमार की रैलियों में फॉलो नहीं हो रही हैं, तो इनको चुनाव सभा को एड्रेस करने से डिबार कर देना चाहिए। आप एक नेता को अयोग्य घोषित कर दें, उसके बाद आप देखिए कैसे मैं एक दिलचस्प बयान आपको सुनवाता हूं, आशुतोष रोक रहा हूं। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं, भीड़ के बारे में और जो ये चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले उनकी भी बात सुन लेते हैं, सुनिए। को मुद्दा बनाइए, सड़क को मुद्दा बनाइए, पीने के पानी को मुद्दा बनाइए, कोरोना को मुद्दा बनाइए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता है कोरोना तो भाग गया। कहां कोरोना? और ये बिहार है मित्रों। हम लोगों ने जो बेहतर इंतजाम किया उसी का परिणाम है कि बिहार में केवल 950 लोगों की मृत्यु हुई है। दुखद है, लेकिन 950 लोग मरे हैं। अब दर्शकों क्या करूं, सिर पीट लूं क्या अपना? आशुतोष, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कहां है कोरोना, भगा दिया हमने कोरोना। सुना ना आपने बयान? अब मैं आपको शायद याद होगा, क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब कोरोना शुरू हुई थी तो नीतीश कुमार कहते थे मास्क क्यों लगाते हो, इससे पैनिक फैल जाता है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है नरोत्तम मिश्रा, वहां के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं तो मास्क नहीं लगाता हूं। तो अब देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, उनकी पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, दूसरी पार्टी के नेता कुछ कहते हैं। मैं तो बहुत सीधी सी बात कहता हूं कि अगर आपसे नहीं संभलता, आप कृपया इन रैलियों पर बैन लगा दीजिए। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, मुझे तो बात समझ में नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन क्या एक रबर स्टैंप है क्या, कि वो बैठा हुआ है, वो सारी चीजों को देख रहा है, गाइडलाइन बनाता है, गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है और उसके बाद इलेक्शन हो जाता है और अपनी पीठ थपथपा देता है। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, एक नेता की रैली पर अगर बैन लग जाए कि आप दोबारा नहीं कर सकते, आप देखिए सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, संदीप में एक तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से डेटा दिया है, वो अपने आप में आधा झूठ है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं डेटा दे सकता हूं आपको, किस तरीके से उन्होंने 10 लाख में से 83 लोगों की मौत हुई है। आप बांग्लादेश के अंदर देखिए 34 लोग मरे, चाइना में 3 है, वियतनाम में 0.4 है, वहां पे नेपाल में 25 है, पाकिस्तान में 30 है, इंडोनेशिया में 46 है, श्रीलंका में 0.6 है। तो ये पूरे जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि नहीं, आंकड़ों के खेल में आशु देखिए, आंकड़ों के खेल में घुसते हैं हम, बड़ी तस्वीर भूल जाते हैं। तस्वीर ये है, मैं अभी भी अपने पहले सवाल पर कायम हूं। हम कोरोना से लड़ रहे हैं या हमारी दिलचस्पी राजनीतिक लड़ाई लड़ने में है? कोरोना को लेकर हम गंभीर भी हैं क्या? ये सारे हमारे नीति निर्माता हैं, ये करता धरता है, कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं संदीप। मैंने कहा कि ये जो डेटा की बात है, क्योंकि यहां पर भी जो है वो उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने विनोद कुमार पाल का जिक्र किया। विनोद कुमार पाल कौन है? ये कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन है। ये कोरोना टास्क फोर्स के चेयर प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे सलाह देते हैं। इन्होंने 22 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 16 मई के बाद से हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोरोना का नया केस नहीं आएगा। आप 16 मई का डेटा उठा के देख लीजिए, उस दिन पहली बार डेटा जो है 3000 पर डे के हिसाब से बढ़ता है और फिर 96,000 तक पहुंच जाता है। आज की तारीख 50,000 पर डे के हिसाब से। ये वीके पॉल साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी कोई जवाब नहीं। एक मिनट सुकेश, देखिए मैं राजनीतिक पॉइंट पर अभी अपने पत्र बने क्यों हुए हैं? हाँ, मैं राजनीतिक पहलू पर ही, मैंने संसद सत्र का जिक्र किया। 24 मार्च को
लागू हुआ था लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन जो था 23 मार्च को ताजपोशी हो रही थी। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? नहीं, कहा मध्य प्रदेश में ताजपोशी हो रही थी। उस वक्त कहा यह गया था कि उसी ताजपोशी के लिए संसद सत्र चल रहा था, नहीं तो उसके पहले खत्म हुआ था। हाँ, तो वहां ताजपोशी भी हो रही थी, संसद का सत्र भी चल रहा था। जब ऐसा लगा कि नहीं, इसको अब उठा देना चाहिए, संसद को एडजर्न करना चाहिए, तो एडजर्न हो गया। लेकिन उसके बाद क्या बदला? देखिए, स्पिरिट में बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री को आके जनता का कॉन्फिडेंस मांगना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करनी चाहिए, पब्लिक उसमें सहयोग करे, क्योंकि वो सीधे अफेक्टेड हो सकते हैं और उनका सहयोग चाहिए देश को। अच्छी बात है ये। बिहार में 2 मंत्री कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी 2 दिन पहले एक आईपीएस ऑफिसर की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में कई कैबिनेट मिनिस्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार के मंत्री इस कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री 23 तारीख को जा रहे हैं। अब थोड़ा प्रोटोकॉल समझिए, आम जनता ये समझे कि, और ये अच्छा है, किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर किसी बैठक में जाते हैं, उन्हें बीजेपी के दफ्तर में जाना था, क्योंकि बीजेपी के टिकट को के डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक बॉडी होती है, सीईसी सबसे बड़ी बॉडी है, उसमें प्रधानमंत्री को होना था। तो बीजेपी के जितने स्टाफ बीजेपी दफ्तर के, उन सबका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, चूंकि प्रधानमंत्री उनसे मिलने वाले थे। प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होगा जिसके तहत सबका टेस्ट होगा, कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, वहां भी एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल फॉलो होगा। तो प्रधानमंत्री का तो प्रोटोकॉल फॉलो होगा, मुख्यमंत्री का भी प्रोटोकॉल फॉलो होगा, कोई ना कोई प्रोटोकॉल उनके लिए भी होगा। जनता के लिए वो प्रोटोकॉल आम कौन बना आदमी रहा के है? लिए क्या? आम आदमी जो इसको एक त्योहार की तरह ले रहा है। और मेरे दिमाग में आई, सुशील मोदी आपने दिखाया, आपने ही वो अभी बयान निकलवाया। देखिए, इसमें विरोधाभास है ना। प्रधानमंत्री कहते हैं दे दूरी बनाए रखिए, अभी लापरवाह मत होइए, और उप मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी के सबसे कद्दावर नेता बिहार से, वो कहते हैं करो, कहां है कोरोना, भाग गया कोरोना। उन्होंने इस सेंस में कहा कि हमने विजय प्राप्त कर ली है। भीड़ देखिए, मतलब उनको भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ को मानक मान रहे हैं, भीड़ को और कह रहे हैं और आइए देखिए कोरोना भाग गया। आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। हमने 1 घंटे इलेक्शन कमीशन की पीसी लाइव दिखाई थी, बिल्कुल दिखाई थी। डिटेल में बताया था इलेक्शन कमीशन ने कि क्या क्या होगा। आपने उसका जिक्र भी किया, क्या फॉलो हो रहा है। इसीलिए इसको टूथलेस बॉडी कहते हैं। क्या उनकी नजर में यह सब कुछ सामने नहीं हो रहा कि बिहार में चुनाव कैसे हो रहा है? जब इस देश के नेता इस तरीके से इनसेंसिटिव होंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं, जब किसी सूबे के गवर्नर किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि अरे भाई मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है, कब से सेकुलर हो गए आप? सेकुलर कब से हो गए आप? हाँ, आप मंदिर खोलने की बात कर रहे हो, जहां पे कोई भी प्रवेश करेगा उस भीड़ को, श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। वो कोई ऑफिस नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल फॉलो होगा, वो श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। ये बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऑफिस खुलना, फैक्ट्री खुलना, वहां प्रोटोकॉल मेंटेन हो सकते हैं। जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। जब आप रैलियों में जाओगे, आप इलेक्शन कमीशन, पता नहीं उसने कैसे ये कंसीव किया कि हम देह दूरी के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ रैली करा देंगे। प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, बहुत उसमें, चूंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उसमें एक डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। उसमें मुझे लगता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा, चूंकि प्रधानमंत्री मंच पे होंगे। लेकिन तमाम रैलियां हो रही हैं। आज योगी जी मैदान में कूदे थे, अच्छी खासी भीड़ थी। तेजस्वी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि कितनी भीड़ है, और भीड़ मानक है। भीड़ मानक है कि देखिए सफल हुई। अरे प्रधानमंत्री गए या तेजस्वी गए या नीतीश कुमार गए, वहां लाखों की भीड़ थी, ये तो मानक है ना। ये पब्लिक का सर्च जो है वो 10,000 लोगों को एड्रेस करने कोई नहीं जाता चुनावी रैली में। बहुत सी चुनावी रैलियां रद्द हो जाती हैं अगर भीड़ नहीं दिखती, तो नेता जाता ही नहीं है। आज के इस काल में भी अगर पब्लिक सर्च को आप एक मानक मान के चल रहे हैं, तो आप उस जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जनता को उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिल्कुल यही हाल मध्य प्रदेश में हो रहा है, यही हाल बिहार में हो रहा है। आम जनता इस बात को समझे, चित्र देख ले।
सामने बंगाल में तैयारियां शुरू हैं, बंगाल में भी अभी से ताल मैं आ रहा था उस पे कि बिहार में तो चुनाव है, अभी बंगाल में चुनाव होने हैं और पूरी ताकत पूरी तैयारी दोनों तरफ से झोंक दी गई है। वहां भी ऐसा लगता है कि कोरोना यहां आया नहीं था, यहां दस्तक नहीं देगा कोरोना, कोरोना डर जाएगा इससे। तो ऐसे में ये हकीकत है। गोपाल बाबू, चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा है क्या? चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा ये लोगों की जान जोखिम में डालने के नजारे नहीं है क्या? देखिए संदीप जी, आपने बोला था कि क्या कोरोना के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए सीरियस हैं या उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। यह आपका प्रश्न था, किसी ने भी आपके इस बात पे जवाब नहीं दिया कि क्या हम कोरोना की लड़ाई को सीरियसली लड़ रहे हैं, केवल राजनीति पे सारे आपके यहाँ पे जो वक्ता है वो। एक मिनट राहुल, बीच में नहीं, सबको मौका मिलता है। गोपाल बाबू आप बोलिए। हाँ, तो पहली बात यह है कि आप जो हमारी लड़ाई में सरकार ने क्या किया, यह सबसे महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर आप चर्चा करिए ना। जब हमारा ये लॉकडाउन हुआ था, हमारे देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी। आज 2000 कंपनियां पीपीई किट को मैन्युफैक्चर कर रही है। हम मास्क और वेंटिलेटर्स हजारों लाखों मास्क और हजारों वेंटिलेटर विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रेमडेसिविर और यह जो दवाइयां हैं उसको हम करोड़ों के संख्या में विदेश में सप्लाई करने में कर रहे हैं। 90 लाख बेड हमने कोरोना के लिए आइडेंटिफाई कर दिए। इसमें प्रदेश सरकारों का भी रोल है, केंद्र का भी है। 12,000 हॉस्पिटल डेडिकेट कर दिए हैं, 10 करोड़ से ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यह सीरियसनेस तो दिखा रहा है। इतनी जो हमने मेहनत की, गोपाल बाबू देखिए आपने सारी चीजें गिनवाई, ये मैंने शुरू में गिनवाई थी, आप फिर गिनवा रहे हैं। मुश्किल जंग है। तो पूरा एक मिनट सुनिए ना, पूरा देश एकजुट हुआ, घर में अंदर बैठने के लिए तैयार हो गया, अब उस पर सब पर मिट्टी डाल देंगे क्या? सारी इन तैयारियों, इस मेहनत पर मिट्टी डाल देंगे चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल? मेरा सवाल ये है। नहीं, तैयारियों के बाद जीवन को सामान्यता लाना है, अवेयरनेस के थ्रू, सोशल डिस्टेंसिंग की। चुनाव आयोग को दिख रही है ये तस्वीरें? चुनाव आयोग के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पूरे हो रहे हैं बिहार में? अगर ये कोई भी दल कर रहा है तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेके उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं कब लेगा संज्ञान? बात पे एग्री करता हूँ कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है जिसको वो वायलेट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं। सुशील मोदी जो बयान दे रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप? सुशील मोदी कह रहे हैं कोरोना हार गया, हमने भगा दिया। नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने वो पीस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया। उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे लग रहा है कि लोग कोरोना चला गया। वो बात लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में रैलियों में आओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है और प्रयास कर रही है कि जो भी हम वर्चुअल रैली ज्यादा से ज्यादा करें, और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तो है ही, हमें भी चुनाव जीतना ही है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं गौरव वल्लभ, जितनी मेहनत की है देश ने, जो एकजुटता दिखाई कोरोना से लड़ने के लिए, आप लोगों के चुनावी फायदे के लिए सब पर मिट्टी डल रही है। देखिए संदीप जी, आपने और कई एक्सपर्ट्स ने जो बैठे हैं चुनाव आयोग की बात करी। संदीप जी, चुनाव आयोग बेचारा क्या करेगा? उसको तो चुनाव की डेट भी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पता चलती है। उसको क्या पता चुनाव कब होने? ये तो भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है, वो उसको बताती है, उस दिन चुनाव हो जाते हैं। तो ये आज बेमानी हो गया है इश्यू। मैं 2-3 इश्यूज पे बात करना चाहता हूं कि आज जब सभी प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दलों ने कहा कि अभी चुनाव की स्थिति नहीं है, तो आपने क्यों कराया? और आज चुनाव आयोग खामोश बैठा है क्योंकि नहीं, अब चुनाव हो रहे हैं तो आप भी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, आप भी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। अब जी उन्होंने खोल दिया, हम क्या करें? अब हम भी वही खेल खेलेंगे। संदीप जी, नहीं, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बताता हूँ, और आपके सारे दर्शक अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे को ट्विटर पे टोकिएगा। मैं ये बोलता हूं कि पिछले 1-2 महीने से, जब से राजनीतिक सरगर्मियां चालू हुई है, किसी एक व्यक्ति ने अपना मास्क नहीं उतारा है पॉलिटिकल मीटिंग्स में, तो वो है राहुल गांधी। भले वो पंजाब का फार्म बिल के विरोध में हमारा जो आंदोलन हो, भले हरियाणा में हो, अरे तो वहां पर भीड़ तो इकट्ठी की, 500 ट्रैक्टरों की रैलियां आप निकाल रहे हैं, वहां पर भी लोगों की जान को जोखिम था ना। एक सेकंड, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं,
एक मिनट प्रोफेसर गौरव वल्लभ, मैं अगली बार आपकी भरपाई कर दूंगा, थोड़ा कम टाइम दे पाया। डॉक्टर राहुल, तत्काल हमें क्या करना चाहिए, एक कदम जो उठाएं? 30 तत्काल सेकंड। सिंपल सी बात है, लोगों को जागरूक करके रैलीज में मास्क पहनना सबसे ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो अगली बार दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में आप दूसरी वेव इतनी बड़ी देखेंगे कि आपके 10,000 बेड कम पड़ जाएंगे। निवेदन इसी बात से है कि प्लीज मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए। ठीक है, डॉक्टर धीरज कौल, तत्काल एक चीज क्या करें हम? मुझे लगता है जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का बागडोर है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के हाथ में दे देना चाहिए, सिविल सर्वेंट से लेकर, ताकि वो ग्राउंड रियलिटी को यूज करते हुए, साइंस को यूज करते हुए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाएंगे डेमोक्रेटिक राइट्स यूज करने का। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप शुड बी डन। वो जो पहला राजनेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं हर राजनीतिक दल को लेकर आ रहा हूं। आशु, 30 सेकंड, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है फिजिकल रैलीज पूरी तरीके से बैन कर देनी चाहिए। सारे धार्मिक स्थल जो है वो खुल रहे हैं, उनको बैन करना चाहिए। और जो भी लोग इस पूरे मसले में लापरवाही करें, चाहे वो गवर्नर हो चाहे आम आदमी, से खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के गवर्नर जिस तरीके से बयानबाजी इन्होंने की है, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने बयानबाजी की है, या जिस तरीके से सुशील मोदी बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोगों को गलत सूचना देते हैं और ये गुमराह करते हैं। ये कानून, ये जन जागरण की बड़ी बात हो रही है सुकेश, राजनीतिक जागरण की ज्यादा जरूरत लग रही है। नहीं, हमसे जब एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम आत्मनिर्भर बने, नेताओं को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उन्हें एक नई विधा लानी पड़ेगी ऐसे समय में जब कोरोना काल चल रहा है कि आप वर्चुअल मीटिंग करें, आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उनसे अपना समर्थन लेने की कोशिश करें। इस तरह की रैलियां हम सीधे सीधे इनवाइट कर रहे हैं कोरोना को, जो आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, आ कोरोना मुझे मार, इसीलिए हमने ये विमर्श किया। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल